मातरम स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में बाल विकास की क्लास करेंगे और इसमें समस्त सिद्धांतों के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके संभावित प्रश्न करने वाले हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह चुके हैं पिछली क्लास में, उन क्वेश्चनों को भी करने वाले हैं। बाकी सभी क्लासेस चल रही, सभी लोगों को पता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सभी क्लासेस चल रही हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आई बटन पे लिंक भी आपको दे दी गई है। तो चलिए, जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं अपने टीटी फैमिली को, तो ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को अटेंड करना है। सभी लोग जानते हैं प्रत्येक क्लास में हम 30 क्वेश्चन करते हैं और 30 में से आप लोगों को फीडबैक क्या रहेगा ये सभी लोगों को कमेंट करके बताना। ये सारे 30 क्वेश्चन जो रहते हैं आप सभी लोग ये जानते हैं, ये 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेंगे और आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न आप पे दोस्तों आज की क्लास का है कि जीन पियाजे जी के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे कैसे होते हैं। ये एमपी डेट में आया हुआ प्रश्न है। जीन पियाजे जी के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे कैसे होते हैं? आत्म केंद्रित, नम्य होते हैं या फ्लेक्सिबल, जटिल या सामाजिक होते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जीन पियाजे जी की बात आए और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात आए, मतलब द्वितीय अवस्था जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है और इसमें क्या होता है? आत्म केंद्रित, इगोसेंट्रिक कहलाती है। इसमें बच्चा कैसा होता है? आत्म केंद्रित होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न एमपी डेट वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है। जीन पियाजे जी की बौद्धिक अवस्था की किस अवस्था को पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है? औपचारिक संचालन, ठोस संचालन, संवेदी प्रेरक, पूर्व पंचक। बहुत इजीली प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक, अध्यापिका व शिक्षक बनना। तो पियाजे जी की बौद्धिक अवस्था की जिस अवस्था को पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है वह हमारी पूर्व परिचालन अवस्था। कौन सी? पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था, मतलब पूर्व परिचालन अवस्था। और संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती। जीन पियाजे जी की पहली अवस्था है, पूर्व परिचालन दूसरी है और मूल संक्रियात्मक तृतीय है और औपचारिक संचालन चतुर्थ है। तो 4 अवस्थाएं दी गई जीन पियाजे जी के द्वारा, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा जा रहा है कि पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण चरण विकसित किए। ये एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। कितने हुए? 4, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए प्रत्येक प्रश्न को और प्रत्येक प्रश्न को फीडबैक आप सभी लोगों को करना है और अटेंड भी करना है। आइए जानते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया। माही 11 महीने की बच्ची है और वह प्रत्येक सफ़ेद तरल वस्तु को दूध कहती है। तो रूही द्वारा अवधारणा विकास प्रक्रिया का कौन सा प्राकृतिक स्वभाव दिखाया गया? यानी एक बालक बालिका है जो माही है, 11 महीने की बच्ची है, प्रत्येक सफ़ेद वस्तु को तरल जो भी देखती दूध कहती है। तो माही द्वारा अवधारणा विकास की प्रक्रिया का कौन सा प्राकृतिक स्वभाव होगा? विश्लेषण, अमूर्तीकरण, सामान्यीकरण या अनुभव होगा? अब 11 महीने की बच्ची है, उसका कारण कि वो अक्सर सामान्यीकरण पे आ जाएगा, क्योंकि बच्चा जो सफ़ेद जो बचपन से पीती आ रही है, दूध पीती आ रही है, दूध सफ़ेद होता है, तो जो भी तरल वस्तु दूध देखती है सफ़ेद रंग की उसको दूध कहती है। ठीक है, वो पीने के बाद ही पता चलेगा कि ये दूध है या कोई और है, स्वाद के बाद, लेकिन देखने से तो वह दूध ही कहेगी क्योंकि 11 महीने की बच्ची है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समझ लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उपकरण नहीं है? असाइनमेंट, मौखिक प्रश्न, टर्म टेस्ट और क्विज और गेम की बात कर रहे हैं। इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन का उपकरण नहीं है? ये भी एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ, वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, सॉरी। एमपी टेट 2022 एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा रचनात्मक आकलन का उपकरण नहीं है। देखिए, असाइनमेंट हो गया, मौखिक प्रश्न हो गया, क्विज और गेम, ये हमारे रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिविटी होते हैं। ये जो टर्म टेस्ट होता है ना, ये आपको जो है रचनात्मक आकलन का उपकरण नहीं होता, क्रिएटिविटी इसमें नहीं होती। बाकी असाइनमेंट में होगा, मौखिक में भी होता है, क्विज और गेम में भी होता है, लेकिन टर्म टेस्ट में नहीं होता। ध्यानपूर्वक समझिएगा और प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं, हाथ जोड़कर आप सभी का वेलकम करते हैं, क्योंकि आपका अपना टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार है दोस्तों। साथियों, अगला प्रश्न है, वह शब्द क्या है जिसका उपयोग पियाजे जी ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया है जिन्हें कोई देख नहीं सकता?
अदृश्य नकल, स्थानिक नकल, दर्शनीय नकल या मॉडल नकल। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वह शब्द क्या है जिसका उपयोग पियाजे जी ने शरीर के उन हिस्सों के साथ नकल के वर्णन के लिए किया जिन्हें कोई देख नहीं सकता। अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं? अदृश्य नकल के। हमारा यहीं से कोई देख न सकता, तो कोई नहीं देख सकता मतलब अदृश्य नकल हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न, ऐसा नहीं है कि प्रत्येक प्रश्न कठिन आएगा, लेकिन प्रत्येक प्रश्न सरल आएगा ये भी आपका निश्चित नहीं है, ये भी कन्फर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर चरण के कितने उपचरण होते हैं? अब सेंसरी मोटर चरण में सभी लोग जानते हैं कौन सा चरण कहलाएगा? सभी लोग बताइए। चलिए, संज्ञानात्मक के 4 चरण में सेंसरी मोटर चरण कौन सा आएगा? और इसके उपचरण पूछे जा रहे हैं। तो सेंसरी मोटर चरण के उपचरण मैं बता देता हूँ 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 उपचरण होते हैं। और ये आपके CTET में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसके दृष्टिकोण के अनुसार एक स्कीमा में ज्ञान की एक श्रेणी और उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों शामिल हैं? जीन पियाजे जी के दृष्टिकोण के अनुसार, एरिक एरिक्सन, जेरोम ब्रूनर, सिगमंड फ्रॉइड। चारों ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, संभावित है। तो सभी लोग जानते हैं कि स्कीमा की अगर बात आ रही तो एक ही नाम है, स्कीमा के ज्ञान की श्रेणी मतलब जीन पियाजे जी। स्कीमा शब्द पियाजे जी से 90% जुड़ा होता है। समझ लीजिए प्रश्न कहीं ना कहीं जीन पियाजे जी से उत्तर या प्रश्न संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न है, जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? परिपक्वता, सहज ज्ञान, अधिगम या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो परिपक्वता से तो शुरुआत हो नहीं सकती, अधिगम हो सकता है या सहज ज्ञान से। तो शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशन की बात करेंगे तो सहज ज्ञान का निर्देशन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अधिगम कोई निर्देशन नहीं होता। सहज ज्ञान एक निर्देशन है कि सहज जो सरल चीज़ें होती वो ज्ञान जो है शुरुआत में होगा, इसके बाद की बात होगी। तो प्रश्न को समझिए और उत्तर करेक्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया ये अंतर्निहित है। अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान या विचारात्मक प्रक्रिया। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक, संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया ये किसके अंतर्निहित हो जाते हैं? ये सारे प्रेरक पेशी विकास के अंतर्निहित हो जाते हैं। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास, संवेगात्मक या नैतिक विकास। आप सभी लोग जानते हैं कि संज्ञानात्मक किसकी बात आती है? जीन पियाजे जी की बात आती है। नैतिकता की किसकी बात आती है? कोहल वर्ग की बात आई थी। तो कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? नैतिक विकास के चरण सीखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और संभावित प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना या नैतिक यथार्थवाद की बात कर रहे हैं। तो कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को जो कहा जाता है वह कहलाता है नैतिक तर्कना। मतलब कोहल वर्ग का संबंध किससे? नैतिक शब्द से है। अब नैतिक शब्द से मतलब ऐसा नहीं कि नैतिक दुविधा वाले ऑप्शन में कर देना है, नैतिक तर्कना होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आपकी नियुक्त होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, आप कक्षा में प्रवेश करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और आपके सामने कक्षा में एक बच्चा जो है तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए क्या करें और मैं आपके लिए क्या करूँगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? मतलब आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूँगा। मतलब क्या हुआ? पहले जो हमारा चलता था, आप मेरे को दाल दे दीजिए मैं आपको चावल दे दूंगा, आप मेरे को गेहूं दे दीजिए मैं आपको जवा दे दूंगा, ये पहले चलन चलता था। उसी में है कि उसी प्रकार आप ये मेरे लिए करें मैं आपके लिए करूंगा। तो कोहल वर्ग के नैतिक तर्क का किस अवस्था का हो जाएगा? अच्छा लड़का लड़की अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण की बात करेंगे या दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। सभी लोग बताइए। बहुत अच्छा, बिल्कुल क्रिएटिविटी प्रश्न है दोस्तों। यह हमारा डी ऑप्शन, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण।
अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं और समिति भी बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं किस स्तर पर होंगे? 4 ऑप्शंस दिए गए। पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले। अब देखिए ध्यानपूर्वक, आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इसके दृढ़ विश्वासी होंगे, किसके होंगे? रैगिंग के दृढ़, मतलब रैगिंग को धमकाने के सख्त विरोधी में पोस्टर लगवाते हैं, समिति बनवाते हैं, तो इसमें हो जाएगा उत्तर पारंपरिक अवस्था। कितना हो जाएगा? उत्तर पारंपरिक। किसके? नैतिक कोहल वर्ग के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? सभी संस्कृतियों में संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रमिक रूप में आगे की ओर बढ़ता है, या चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, या विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर ना है कि समान प्रतिमान। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों के लक्षण की बात हो रही, मतलब सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? आलोचनाएं भी होती है, ऐसा नहीं है। सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने बता के गए हैं कि हर व्यक्ति सही होता है, अच्छाई के साथ उसके साथ कुछ आलोचनाएं भी होंगी, बुराई भी होती है, क्योंकि सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता। तो कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहल वर्ग ने बिना किसी अनुभूत मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। कोहल वर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, और इसके साथ साथ साथियों, कोहल वर्ग ने पुरुषों महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नों को महत्व नहीं दिया। तो ये सभी लोग जानते हैं। आलोचना क्या है? कोहल वर्ग ने सब कुछ बता दिया। उन्होंने अनुभूत मूलक आधार पर सिद्धांत दिया, नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। कोहल वर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे उनके लिए निगेटिव बात है कि कोहल वर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नता को महत्व नहीं दिया, पुरुषों महिलाओं को। ये उनकी आलोचना की गई और ये आलोचना की पॉइंट है। अगला है, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती? अब देखिए, कोहल वर्ग में क्या दे दिया गया? बाह्य कारक द्वारा निर्धारित दे दिया गया। तो बाह्य कारक किसके लिए होगा? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पश्चात पारंपरिक, और उनमें से कोई नहीं। तो इसमें आ जाएगी बाह्य कारक की अगर बात, निर्धारितता की बात हो रही, तो वह आपके पारंपरिक अवस्था इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारा से, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत में से किससे संबंधित होगा? तो कोहल वर्ग मतलब नैतिक विकास से संबंधित होगा, ठीक है। भाषा विकास की बात करेंगे तो फिर जीन पियाजे जी बात आती है, वाइगोस्की की बात आती है। भाषा विकास में वाइगोस्की की बात आती है, और संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे जी की बात आती है। और सामाजिक बात आई है तो सामाजिक में कौन होगा? सभी लोग बताइए। अगर सामाजिक शब्द आता है तो कौन से मनोवैज्ञानिक के चांसेज होते हैं सही होने के? मैंने प्रत्येक क्लास में बताया, प्रत्येक प्रश्न पे बताया। अगर आप हमारी डेली क्लास अटेंड करेंगे या करते होंगे तो ये ट्रिक आप समझ गए होंगे। अगर किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। अर्थात साथियों, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के विषय वस्तु के रूप में सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। मतलब सभी लोग समझ गए होंगे, अच्छा लड़का लड़की अनुकूलन की बात होगी। अच्छा काम करेंगे तो अच्छी चीज़ें होंगी, आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, समाज आपके गर्व करेगा, आपके साथी संगति आप पर गर्व करेगा। ध्यान कीजिए, कोई अगर आपके घर से गवर्नमेंट जॉब या कि आपके आर्मी में कोई साथी जाता है, या आपके कोई ऐसे पद पर एसपी, डीएसपी, आईएएस, आईपीएस बनते हैं, तो आप गर्व होता है कि मेरा दोस्त आईएएस आईपीएस है, मेरा साथी है, मेरा बुआ का लड़का, मेरा मामा का लड़का ऐसा है, मामा की लड़की ऐसी है, मेरे बुआ की लड़की ऐसी है, मौसी की लड़की है जो डीएसपी पद पर है, आईपीएस है। तो क्या होता है? गर्व महसूस होता है। और इसमें क्या होगा? इसीलिए अच्छा लड़का लड़की अनुकूलन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कोहल वर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं, जो चरणों से एग्जाम में प्रश्न आता है।
अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं? देखिए, जेम्स ब्रूनर की अवस्था का जिक्र हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये वर्ग 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मतलब आंत प्रज्ञ अवस्था की बात होगी। क्या होगी दोस्तों? आंत प्रज्ञ अवस्था की बात हो रही है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। अगला, एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में अधिगम के विचार को समाहित करता है, जहाँ वे सीखने वाले अपने वर्तमान ज्ञान के साथ साथ अपने पिछले ज्ञान के आधार पर नए विचार बनाने में सक्षम होते हैं। निर्माणवाद पर जॉन डेवी का सिद्धांत, निर्माणवाद पर लेव वाइगोस्की का सिद्धांत, निर्माणवाद पर जीन पियाजे जी का सिद्धांत, या कह सकते हैं कि निर्माणवाद पर जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। तो एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो अधिगम के विचार को समाहित करे और सीखने वाले अपने वर्तमान ज्ञान के साथ साथ अपने पिछले ज्ञान के आधार पर नए विचार बनाने में सक्षम हो। मतलब कहीं न कहीं निर्माणवाद पर जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत आ जाएगा। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। बच्चे स्वभाव के बहुत बातूनी होते हैं, वाचाल होते हैं। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा के लिए बोलते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार कहना है कि बच्चे जो स्वयं से बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं? ताकि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, ताकि बच्चे क्या करें? अपने कार्य को दिशा दे सकें। अगला प्रश्न किसका कहना है? वाइगोस्की का कहना। अगला, भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा किसके द्वारा आरंभ की गई? अब हमें क्या ध्यान दें? आंतरिक भाषण की अवधारणा। पियाजे जी, चॉम्स्की, वाइगोस्की या स्किनर? ध्यान दीजिए सभी लोग। देखिए, आंतरिक भाषण और भाषा का जिक्र हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं वाइगोस्की की बात होगी। हिंदी पेडागोजी में भाषा का शब्द आया, मतलब वाइगोस्की, लेकिन ये सीडीपी बाल विकास है, इस पर भी लागू होता है। अगला प्रश्न है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। जो निकटवर्ती विकास होते हैं उसमें कौन सा क्षेत्र जो है संदर्भित हो जाएगा, मतलब जुड़ा हुआ हो जाएगा? उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, या उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किससे संदर्भित होगा? एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित कर रही है? देखिए, उचित प्रश्न और सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। अकेले पहुंच सकती है मतलब कहीं न कहीं समीपस्थ या निकटस्थ विकास के क्षेत्र को प्रकाशित कर रही, क्योंकि स्वयं वह अकेले पहुंच सकती है, इसलिए समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र हो जाए। लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जा सकता है? सामाजिक, पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन, अनुक्रिया संबंध, अनुकूलन एवं संगठन, या पुरस्कार एवं दंड? देखिए, वाइगोस्की के अनुसार देखा जाए जो ऐसा आधारभूत जो मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदल दे, और वह कहलाता सामाजिक पारस्परिक क्रिया। और वाइगोस्की का संबंध सामाजिक सबसे 90% है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता? तो मौखिक संवाद जो अपने बच्चे जो क्या करते हैं, अपने आप से करते हैं। अपने आप मतलब व्यक्तिगत वार्ता हो जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा। जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह को संबोधित करते? तो वाइगोस्की का बात आई है, कहीं ना कहीं वाइगोस्की इसको भी व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं।
अगला प्रश्न रहेगा जो आपके लिए रहेगा, प्रश्न है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग भी देना, एक इसका एक उदाहरण हो जाएगा, पाठ या ढांचा का हो जाता है। और अगला प्रश्न रहेगा जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न रहेगा। मॉक क्वेश्चन के रूप में आप सभी के लिए प्रश्न क्या है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका प्रत्यय किसने दिया, बंडूरा ने, पियाजे जी, स्किनर ने या वाइगोस्की ने। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया, बंडूरा, पियाजे जी, स्किनर या वाइगोस्की। साथ ही साथ 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया, इस मॉक क्वेश्चन के आंसर भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और क्लास कैसी लगी कमेंट अवश्य करिए, कमेंटेड बनिए, क्योंकि एग्ज़ाम को 101% फतेह करना है, तो अभी से कमेंटेड बनिए, एनर्जी लाइए और एनर्जी लाइए ताकि एग्ज़ाम को 101% फतेह कर सकें। और ये जो यात्रा है सफलता की, वो आपकी यात्रा जो है मंगलमय बन सके। तो मेहनत में लग जाइए, कोई भी चीज़ एक साथ नहीं की जाती, धीरे धीरे की जाती है, और अभी से लग जाएं कि आप सफल होंगे, क्योंकि यहाँ पे सपना ही है सभी का शिक्षक बनना, ये TT परिवार ही है शिक्षक बनना। तो धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे।